सुप्रभात, नमस्कार। सभी छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास मध्यकालीन भारत जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का समय है, उसी में आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक के रूप में हमारा प्रकरण जो है वह है मुगलकालीन शासन व्यवस्था। क्योंकि मध्यकाल में हमने इस 12वीं से 18वीं शताब्दी को दो चरणों में पढ़ा है। पहला चरण जो था वो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के रूप में था, जिसमें दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशों को पढ़ा, उनकी शासन व्यवस्था को देखा, उनके प्रशासन को समझा। उसी प्रकार अब दूसरा चरण जो चल रहा है हमारा वह है मुगल काल। और मुगल काल के हमने बाबर को पढ़ लिया, हुमायूं को पढ़ लिया और अकबर को भी कुछ देख लिया है, अर्थात पूरा नहीं पढ़ा भी, लेकिन अकबर चल रहा है। इसीलिए उसी के शासनकाल में विशेष रूप से मुगल काल सुदृढ़ीकरण और विकसित काल की ओर बढ़ेगा। इसीलिए इस काल के समय का हम अध्ययन करेंगे किस रूप में? मुगलकालीन शासन व्यवस्था के रूप में। तो शासन व्यवस्था को हमने यहाँ 3 भागों में बांट रखा है कि शासन व्यवस्था में किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। शुरुआत हम सबसे पहले हम करेंगे मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन। मुगलों के द्वारा या मुगल बादशाहों के द्वारा अपनी शासन व्यवस्था में शुरुआत प्रशासन संचालन के लिए क्या कार्य किए गए, तो प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में है, जिसके हम ये 4 पॉइंट है उनका अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला केंद्रीय शासन व्यवस्था, दूसरा प्रांतीय शासन व्यवस्था और तीसरा जिला या सरकार शासन व्यवस्था के रूप में, क्योंकि जिलों को सरकार की संज्ञा भी दी जाती थी। और सबसे छोटी इकाई के रूप में जो था वो परगना, जो तहसील स्तर का माना जाता है, और उसके बाद ग्राम शासन व्यवस्था। तो इस प्रकार से उन्होंने शासन का विकेंद्रीकरण करते हुए, और ये विशेष जो था अकबर के शासनकाल से शुरू था। अकबर जो था तो अकबर के शासनकाल, क्योंकि इससे पहले के जो 2 थे उनको इतना समय मिला ही नहीं कि वो इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित कर पाते, इसलिए अकबर के शासनकाल से ये व्यवस्था आरंभ थी। अकबर के शासनकाल से इस व्यवस्था को आरंभ माना गया है कि जहाँ से अकबर ने शासन व्यवस्था शुरू की वहीं से ही इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है मुगल काल के शासनकाल के दौरान। दूसरा हम पढ़ेंगे मुगलकालीन स्थापत्य कला। इसका भी हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ से मुगल वंश की स्थापना के पहले सुल्तान या बादशाह जो रहेंगे या सम्राट जिसे कहते हैं वो बाबर, वहीं से स्थापत्य में उनकी रुचि थी और वहीं से स्थापत्य में क्या क्या कार्य किया उनका अध्ययन करेंगे। इसलिए हमने सबके नाम लिखे हैं। सबसे पहले जैसे बाबर के समय में स्थापत्य में क्या विकास हुआ, फिर अकबर के समय में, फिर जहांगीर के समय में, फिर शाहजहाँ के समय में, और फिर औरंगजेब के शासनकाल में जो अंतिम था 6ठे नंबर पे था। लेकिन यहाँ 5 ही आ रहे हैं, एक क्यों हट गया? हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल जो था वो विशेष घुमक्कड़ जीवन की तरह ही था, क्योंकि वो टिक नहीं पाया, विधिवत रूप से शासन नहीं कर पाया। इसीलिए उसके काल में किसी प्रकार का स्थापत्य से संबंधित ऐसा कोई विकास देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। बाकी 5 का हम विधिवत रूप से वर्णन करेंगे और उनको उल्लेखित करेंगे कि किसके काल में स्थापत्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे पॉइंट मुगलकालीन चित्रकला, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था, स्थापत्य कला और तीसरा जो है चित्रकला, उसको देखेंगे। तो मुगलकालीन चित्रकला को भी हमने 3 शासकों के अनुसार देखनी है जो महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने इनको बढ़ावा दिया। सबसे पहले अकबर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था भी अकबर से ही शुरू हुई थी। उसी प्रकार चित्रकला की बात करें तो चित्रकला भी अकबर के शासनकाल के समय ही आरंभ हुई और उसके बाद ये बढ़ती गई, और उसके अगले शासक जो उसका पुत्र था जहांगीर, उसके समय में चरम सीमा पर पहुंच गई और ये अपने आप में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद चित्रकला का स्वर्णिम काल जो कहा जाता है वो जहांगीर का शासनकाल विशेष माना जाता है। तीसरा फिर शाहजहाँ के शासनकाल में, हालांकि शाहजहाँ ने स्थापत्य में ज़्यादा रुचि दिखाई,
इसमें। इसीलिए शाहजहाँ का काल स्थापत्य की दृष्टि से, शाहजहाँ का जो काल था वो स्थापत्य की दृष्टि से क्या माना जाता है? स्वर्णिम काल। स्वर्णिम काल जो था वो किस में था? स्थापत्य में था। स्थापत्य का स्वर्णिम काल इसका काल है। और चित्रकला का स्वर्णिम काल जो था, स्वर्णिम काल ये किसका था? चित्रकला के अंदर किसका था? जहांगीर का काल था। तो ये दोनों शासक जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। स्थापत्य की दृष्टि से शाहजहाँ का काल स्वर्णिम काल है, गोल्डन पीरियड ऑफ द मिडाइवल हिस्ट्री इन सांझा, अर्थात सांझा के काल को हम भारत के मध्य काल का क्या कहते हैं? स्वर्णिम युग कहते हैं। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं तब उसमें देखते हैं कि गुप्त काल के शासकों में चंद्रगुप्त के शासन काल को हम क्या कहते हैं? भारत का प्राचीन काल का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि उसके काल में शासन व्यवस्था, उसी के साथ साथ सभी क्षेत्रों में कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, यहाँ तक कि संस्कृति, सभी क्षेत्रों में परिपूर्ण रूप से विकास हुआ। और इसीलिए उस समय को यानी गुप्त काल को भारत का प्राचीन समय का स्वर्णिम काल, चंद्रगुप्त के शासनकाल को माना गया। तो शासक का नाम भी और वंश का नाम भी हमें याद रहना चाहिए कि किसके काल को स्वर्णिम काल की संज्ञा दी गई है। तो इतिहास में अब तक 2 ही बार स्वर्णिम काल देखने को मिला है। प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल के समय, चंद्रगुप्त के समय, और दूसरा जो स्वर्णिम काल देखने को मिला है वो मध्य काल में मुगल काल के शासक किसके समय? शाहजहाँ के समय। शाहजहाँ के काल को स्थापत्य की दृष्टि से क्या माना जाता है? स्वर्णिम काल माना जाता है। और इसी समय में चित्रकला की दृष्टि से जहांगीर के काल को स्वर्णिम काल माना जाता है। तो ये हमने बारीकी से समझाया। अब इनको विस्तार रूप में लेते हुए हम शुरुआत करते हैं मुगल कालीन शासन व्यवस्था की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। तो ध्यान से सुने। प्रशासनिक व्यवस्था को अकबर ने शासन संचालन की दृष्टि से अलग भागों में, या इसको कह सकते हैं विकेंद्रीकरण के रूप में, अलग अलग भागों में बांटा। किस प्रकार बांटा? सबसे पहला जो था मुख्य अधिकारी स्वयं था, जिसको कहते थे सम्राट, सम्राट या बादशाह। बादशाह जो था स्वयं अपने आप में अंतिम निर्णायक हुआ करता था। मुगल काल के समय अकबर बादशाह जो था वो सर्वप्रथम था और अंतिम न्यायाधीश के रूप में भी वही था। इसलिए बादशाह या सम्राट जो थी उसके पास शक्ति अनंत थी। उसके बाद नंबर 2 पे आता है मंत्री। उन्होंने कुछ ऐसे मंत्री भी बनाए थे जो उनकी सहयोग या सहायता के लिए, किसके सहयोग या सहायता के लिए? सम्राट की या बादशाह की सहायता के लिए मंत्री का गठन किया गया। तो मंत्री थे और उन मंत्रियों का जब समूह ज़्यादा हुआ तो तीसरा बन गया मंत्री से मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, इस मंत्रिमंडल में अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री हुआ करते थे, जिनमें उनकी संख्या लगभग 6 मुख्य मानी गई है। अगर संख्या की बात करें तो 6 प्रकार के मुख्यमंत्री थे जो मंत्रिमंडल में थे, जो केंद्रीय शासन व्यवस्था की बागडोर संभालते थे। तो ये अकबर के समय की पहचान है कि अकबर के समय में केंद्रीय शासन व्यवस्था जो थी उसमें सम्राट या बादशाह सर्वोपरि था। उसके बाद विशेष मंत्री हुआ करते थे और विशेष मंत्रियों की संख्या जब बढ़ने लगी तो फिर मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और मंत्रिमंडल में उस समय मुख्य रूप से केंद्रीय शासन व्यवस्था के संचालन के लिए 6 प्रकार के मंत्री थे, जिनको अलग अलग विभाग दिया हुआ था। उन विभागों के अनुसार उनको शासन कार्य का संचालन कुशलतापूर्वक करना होता था। जैसे हम देखते हैं इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार, इतिहासकार रहे हैं जो मध्यकाल के रहे हैं। सर जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक लिखी है एक, जिसको मुगल प्रशासन के या मुगल प्रशासन में मुगल राज्यों को सैनिक राज्यों की संज्ञा दी है। तो इनकी पुस्तक का नाम हो गया मुगल प्रशासन। याद रहे, मुगल प्रशासन जो पुस्तक लिखी है, मुगल प्रशासन, ये पुस्तक है किसने लिखी है? सर जदुनाथ सरकार द्वारा। तो ये भी याद रहे आपको, सर जदुनाथ सरकार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मुगल प्रशासन। और इस मुगल प्रशासन में उन्होंने क्या लिखा है? इस पुस्तक के अंदर क्या लिखा है? इस पुस्तक के अंदर उन्होंने मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को एक सैनिक शासन व्यवस्था के रूप में या सैनिक राज्य के रूप में पुकारा है या उल्लेखित किया है। मुगल काल में सभी उच्च अधिकारी जो थे वो किस नाम से जाने जाते थे? ये भी उन्होंने बताया है, मनसबदार। मनसबदार के नाम से, क्योंकि अकबर ने एक व्यवस्था लागू की थी जिसको मनसबदारी प्रथा कहते हैं। तो मनसबदार जो थे
वो उच्च अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, ये भी याद रहे आपको। इनको सैन्य सेवा देनी होती थी, किसको? मुगल बादशाह को। और इनको क्या दिया जाता था? इनको मनसब दी जाती थी। जैसे मान सिंह जो थे उदाहरण के रूप में 7000 के सबसे अधिक मनसबदार थे, जिनको 7000 मनसबदारी भी कहा जाता है। उससे छोटे 5000 भी थे, 3000 भी थे, 2000 भी थे। इस प्रकार से मनसबें उनको दी जाती थी। मनसब का मतलब गांवों को जोड़कर उनको वहाँ की शासन व्यवस्था की देखभाल करने का कार्य, और आपातकाल और युद्ध के समय में सैन्य सहायता के लिए सम्राट के अधीन रहकर शासन करने की उनको स्वीकृति सम्राट के द्वारा दी जाती थी। तो इसीलिए मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो व्यवस्था मुगल काल की विशेष पहचान है। और ये मनसबदार जो हुआ करते थे वो उच्च अधिकारी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? उच्च अधिकारी हुआ करते थे। और इन्हीं उच्च अधिकारियों के द्वारा शासन को संचालित करने में सम्राट को या बादशाह को सहायता दी जाती थी। मुगल काल में केंद्रीय शासन में सबसे महत्वपूर्ण पद सम्राट का हुआ या सुल्तान का माना जाता था। सुल्तान दिल्ली सल्तनत के शासक लगाया करते थे। ये भी अंतर याद रखें आप। जब हम मध्यकाल को दो भागों में बांट रहे हैं, पहला दिल्ली सल्तनत का काल, तो सल्तनत का काल था। सल्तनत काल के शासक जो थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे, सुल्तान। और दूसरा मुगल काल, मुगल काल के जो शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे? बादशाह। ये उपाधियां थी इनकी। तो विशेष रूप से उपाधि याद रहे आपको कि उपाधियां कौन कौन से सुल्तान की लेते थे और कौन से सम्राट की लेते थे। तो याद रहे, सल्तनत काल के शासक जो थे वो सुल्तान की उपाधि लिया करते थे, जबकि मुगल काल के शासक थे वो बादशाह की उपाधि लिया करते थे। समस्त शक्तियां सम्राट में निहित थी। अंतिम निर्णायक और न्यायाधीश के रूप में भी स्वयं सम्राट हुआ करता था। सम्राट के द्वारा ही मंत्रियों व मंत्रिमंडल का गठन किया जाता था। मुगल काल में केंद्रीय मंत्रिमंडल के रूप में शासन का संचालन करने के लिए मुख्यतः 6 प्रकार के मंत्री थे, जिन्हें प्रमुख रूप से देखें तो पहला था वकील, जिसको हम पीएम प्रधानमंत्री के रूप में मानते हैं। पहला मंत्री जो था वो कौन था? वकील। वकील, वजीर भी कह सकते हैं, वजीर या वकील। ये जो था ये किसके रूप में था? पीएम के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में था, जो कि सम्राट की या मुगल बादशाह की सहायता करता था शासन के संचालन में। ठीक है। दूसरा जो था विशेष रूप से वो था दीवान, और दीवान जो था वो वित्त मंत्री के रूप में था। दूसरा कौन है? दीवान। तो ये मुख्य अधिकारी है दीवान। दीवान जो था वित्त मंत्री के रूप में था। वित्त मंत्री ये अर्थव्यवस्था को देखता था, वित्त के लेन देन से संबंधित कार्य करता था। दीवान इसका पद का नाम है। ठीक है। और वित्त मंत्री से संबंधित कार्य करता था। तीसरा मीर बख्शी। मीर बख्शी जो था सैन्य विभाग का संचालन करता था। मीर बख्शी, मीर बख्शी जो था सैन्य विभाग, ये क्या था? सैन्य विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, अर्थात सेना का कुशल संचालन के लिए कार्य करता था। ठीक है। तो वो था मीर बख्शी। और चौथा था खान ए शामा, जिसको डाक या डाकतार या गुप्तचर विभाग के रूप में जाना जाता था, जिसको सुद्र उल सुदूर भी कहते थे। खान ए शामा तीसरा हो गया। चौथा है खान ए शामा, ये गुप्तचर विभाग के रूप में था। चले विभाग, डाक विभाग या गुप्तचर विभाग, डाक विभाग भी कह सकते हैं। डाक विभाग और गुप्तचर विभाग के रूप में ये कार्य करता था। और खान ए शामा, साथ ही इसको दूसरा नाम और था सुद्र उल सुदूर के नाम से भी इसको पुकारते थे। ठीक है। पांचवा जो था वो था, सॉरी खान ए शामा जो हो गया, उसके बाद पांचवा था सुद्र उल सुदूर, सॉरी विदेश मंत्री के रूप में था। सुद्र उल सुदूर, सुद्र उल सुदूर, ये विदेश मंत्री के रूप में था। बाहरी राज्यों से संपर्क करने में विशेष रूप से इसी का योगदान था। तो सुद्र उल सुदूर था। और छठा और महत्वपूर्ण था, जिसको हम धर्माधिकारी या ये कह सकते हैं काजी उल कुजात, ये न्यायालय से संबंधित था, न्याय संबंधित था। धर्माधिकारी, अधिकारी, धर्माधिकारी या काजी उल कुजात, काजी उल कुजात,
क्या था ये? न्यायाधीश। ये न्यायाधीश था। निर्णय जो दिया करता था इन मामलों में वो ये दिया करता था, लेकिन अंतिम रूप से निर्णय जो था वो मुगल बादशाह का हुआ करता था। इसलिए छठे नंबर का ये अधिकारी जो था वो कौन था? काजी उल कुजात। तो इस प्रकार से 6 जो थे केंद्रीय शासन व्यवस्था में मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अब आती है बात प्रांतीय शासन व्यवस्था की। अब किसकी करेंगे? प्रांतीय। केंद्रीय कंप्लीट हो गया है, अब पढ़ेंगे प्रांतीय शासन व्यवस्था। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था में कौन कौन थे और किस रूप में थे? देखिए, प्रांतीय शासन व्यवस्था मुगल काल के समय किस रूप में थी वो देखने की बात है। प्रांतीय शासन व्यवस्था में प्रांतों को सूबे के नाम से भी जानते थे। यहाँ देखें तो उनको क्या कहते थे? सूबे। तो प्रांतों को सूबे के नाम से भी जानते थे। ये भी याद रहे आपको, प्रांतों को किस नाम जानते थे? सूबे के नाम से भी जानते थे। अर्थात प्रांतों को जो मुख्य अधिकारी था प्रांतपति कहते थे, और सूबे का मुख्य अधिकारी यानी कि सूबेदार कहलाता था। और उस समय प्रांतीय शासन व्यवस्था में सर्वप्रथम गठन अकबर के शासनकाल में हुआ, और वो किया गया 1580 में। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था का गठन जो किया गया वो 1580 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। जब तो मैंने आपको शुरू में बताया कि मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखो, चाहे किसी प्रकार की शासन व्यवस्था का देखो, शुरुआत अकबर के काल से ही होगी। इसलिए अकबर को मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अकबर के शासनकाल से इसका आरंभ या प्रारंभ हुआ। तो अकबर ने 1580 में सूबा व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था को शुरू किया। उसने मुगल साम्राज्य को 12 प्रांतों में बांटा। तो ये देखने की बात है कि अकबर के समय शुरुआत में कितने थे? 12 प्रांत। याद रहे आपको, अकबर ने जब शासन व्यवस्था को गठित किया प्रांतीय या सूबों के रूप में, तब 12 सूबे थे। आगे जब 3 दक्षिण भारत के जीत लेगा तो संख्या बढ़ती जाएगी और कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। लेकिन पहले 12 कौन कौन से थे एक बार उनके नाम देख लें कि अकबर के समय में प्रांतीय शासन व्यवस्था में 12 जो सूबे थे वो कौन से थे? पहला जैसे काबुल, दूसरा मुल्तान, तीसरा पंजाब, चौथा दिल्ली, पांचवां आगरा, छठा अवध, सातवां इलाहाबाद, आठवां बिहार, नौवां बंगाल, 10वां गुजरात, 11वां मालवा और 12वां अजमेर। इस प्रकार से ये 12 जो थे वो सूबे या प्रांत जो थे अकबर की शासनकाल की शुरुआती व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। किंतु बाद में अकबर ने जब 1600 में दक्षिण भारत पर विजय अभियान चलाया, उस दौरान उन्होंने 3 नए राज्यों को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो शुरुआती तौर पे ये थे, और बाद में फिर क्या हुए? प्लस करके 3 और कर दिए, तो 12 + 3 15 हो गए। अकबर के समय में प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? 15, क्योंकि बाद में 3 और प्लस हो गए, इसीलिए 12 + 3 15 हो गए। अब 15 में वो कौन कौन से थे 3 नए, जिनको हम कह सकते हैं? पहला खानदेश जो महाराष्ट्र से था, दूसरा अहमदनगर ये भी महाराष्ट्र से था, तीसरा बरार ये भी महाराष्ट्र से था। तो इस प्रकार बरार, अहमदनगर और खानदेश ये 3 नए प्रांत और मिल गए, और अकबर की शासन व्यवस्था में अब कितने प्रांत हो गए? 15 प्रांत हो गए। तो आपको ये भी याद रखना है कि अकबर के शुरुआती तौर पे 12 थे और बाद में इसके 15 हो गए। तत्पश्चात आगे बढ़ें तो देखेंगे हम कि शाहजहाँ का जब समय आया, क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर है लेकिन विशेष इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। जहांगीर के काल की बात करें तो विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन शाहजहाँ के काल में शाहजहाँ के द्वारा जब दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाया और अपने शासन को विस्तृत किया गया, तब 4 नए प्रांत और जोड़ दिए गए, और इस प्रकार संख्या बढ़कर 19 हो गई। तो शाहजहाँ के समय कितनी हो गई? 19। तो याद रहे आपको, शाहजहाँ के समय में 4 और बढ़ गए, 4 प्लस हो गए, तो 15 + 4 कितने हो गए? अब संख्या 19। तो शाहजहाँ के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 19 थी। 4 जो बने वो कौन कौन से थे? उड़ीसा, सिंध, कश्मीर और बीदर जो कर्नाटक में था। ये 4 नए प्रांत या राज्य बने, और इस प्रकार से मुगल शासन व्यवस्था में प्रांतीय शासन व्यवस्था 19 प्रांतों में बट गई।
उसी के बाद समय आगे बढ़ा और अगला शासक जब बना शाहजहाँ के बाद, कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के काल में फिर औरंगजेब ने युद्धात्मक नीति अपनाई और दक्षिण भारत पर जब आक्रमण किए, उसी के साथ उसने संख्या बढ़ाकर क्या किया? प्रांतों की संख्या में 2 का और इजाफा कर दिया। यानी औरंगजेब के समय में इन प्रांतों की संख्या कितनी होगी? टोटल 21। तो यानी 19 + 2, 2 किसके काल में हुए? औरंगजेब के काल में। औरंगजेब के काल में 2 और बढ़ गए और अब कितने हो गए? 19 + 2 = 21। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब तक आते आते अकबर से शुरुआत में 12 थे और औरंगजेब तक आते आते कितने हो गए? 21 प्रांत हो गए। कितने प्रांत हो गए? 21 प्रांत या सूबे हो गए, जो कि औरंगजेब के समय तक माने जाते हैं। वो 2 जो बड़े, उनके नाम हैं बीजापुर और गोलकुंडा। तो ये औरंगजेब के समय में बने थे, बीजापुर और गोलकुंडा। अकबर के द्वारा प्रत्येक प्रांत में शासन व्यवस्था चलाने के लिए 2-2 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो ये भी याद रहे कि प्रशासन को चलाने के लिए अकबर ने क्या किया था? प्रांतीय शासन में 2-2 अधिकारी नियुक्त किए। 2 अधिकारी हम पढ़ भी चुके हैं पहले वाली क्लास में। 2-2 अधिकारी जो नियुक्त किए थे वो कौन कौन से थे, किस रूप में थे? 2-2 अधिकारी नियुक्त किए और वो अधिकारी जो थे वो शासन का किस प्रकार संचालन करते थे? उनकी सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में 3 अन्य अधिकारी और नियुक्त किए गए। तो 2 तो मुख्य थे, 2 अधिकारी जो थे मुख्य थे, ठीक है, और 3 और थे, 3 अधिकारी, ये क्या थे? सहायक थे। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए? 5। तो प्रांतों में शासन संचालन के लिए 5 प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे, जिनमें 2 मुख्य अधिकारी और 3 अन्य अधिकारी उनके सहायक कर्मचारी के रूप में हुआ करते थे। जिनमें 2 मुख्य अधिकारियों की बात करें तो पहला मीर बख्शी, जिसको बख्शी के नाम से भी पुकारा जाता है, और दूसरा है सुद्र उल सुदूर, या ये कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं उसको? काजी के नाम से भी उसको जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 3 जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तीनों के नाम बाद में बताएंगे। पहले ऊपर के 2 जो मुख्य अधिकारी है उनमें पहला सूबेदार और दूसरा दीवान। तो 5 अधिकारियों में से पहला सूबेदार जो सूबे का मुख्य अधिकारी था और दूसरा दीवान। ये तो 2 अधिकारी हो गए विशिष्ट अधिकारी, और इन 2 की सहायता के लिए 3 जो बनाए गए थे उनमें तीनों में पहला नाम जो है वो है बख्शी, जो सैन्य अधिकारी हुआ करता था, बख्शी, और फिर दूसरा जो था वो था सुद्र उल सुदूर, सुद्र दूसरे नंबर का सुद्र उल सुदूर, और तीसरा है काजी। तो ऐसा करके ये 5 जो अधिकारी थे वो क्या थे? प्रत्येक प्रांत में या सूबे में शासन की व्यवस्था को संभालते थे, जिसमें पहला और दूसरा महत्वपूर्ण है, जिसको विशिष्ट अधिकारी है, और तीसरा, चौथा और 5वां जो थे वो अन्य सहायक अधिकारियों के रूप में माने जाएंगे। तो आपको ऐसे कुल मिलाकर 5 अधिकारियों को इसमें पढ़ना है प्रांतीय शासन व्यवस्था के रूप में। अब है उससे छोटा स्तर, जिसको हम कह सकते हैं जिला या सरकार व्यवस्था। तीसरे नंबर की व्यवस्था पढ़ेंगे हम शासन की, जिसमें जिला या सरकार व्यवस्था के नाम से उसको जानते हैं। तो देखिए इसमें किस प्रकार से शासन व्यवस्था में कौन कौन अधिकारी नियुक्त किए गए। जिले और सरकार जो थी वो किस रूप में थे वो देखना है हमें। जिले और सरकार के रूप में देखें तो शुरुआत में मुगल काल में जिलों को सरकार कहा जाता था। अकबर के द्वारा प्रत्येक सूबे की कुछ जिलों में अलग अलग बांट दिया गया और अधिकारी नियुक्त किए गए, जिसमें पहला फौजदार, जिले के अंदर जो था पहला अधिकारी वो कौन था? फौजदार। याद रहे आपको, फौजदार ये पहला अधिकारी था जो जिले के अंदर शांति व्यवस्था या शासन व्यवस्था को बनाए रखता था। और दूसरा जो था वो था अमलगुजार, ये जिले में भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित अधिकारी था। तो अमलगुजार ये अपने आप में क्या करता था? लगान वसूली का कार्य किया करता था। अमलगुजार जो था वो क्या करता था? लगान वसूली का कार्य करता था। 2 अधिकारी थे। फौजदार जिले की शांति व्यवस्था या सरकार की शासन व्यवस्था का संचालन करता था मुख्य पुलिस अधिकारी के रूप में, और ये जिले का अध्यक्ष भी कहलाता था। जबकि दूसरा जो था अमलगुजार, ये जो था जिले में भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित कार्यों को देखता था। तो ये थे 2 अधिकारी जिला या सरकार व्यवस्था में। अब है
चौथी कौन सी है? प्रगना व्यवस्था, जिसको हम तहसील भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तहसील स्तर। और तहसील स्तर से नीचे फिर आता था ग्राम स्तर। ये ग्राम स्तर सबसे छोटी इकाई थी। तो यहाँ पर शासन जो तहसील स्तर और ग्राम स्तर पर चलता था, उसमें मुगल काल में सिक्कदार, आमिल, खजांची, है ना, बित्तची और हवलदार, इस प्रकार के 5 मुख्य अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जो प्रगनों की शासन व्यवस्था के साथ साथ क्या करते थे? छोटे स्तर पर शासन व्यवस्था को संभालते थे। तो यहाँ पर तहसील स्तर पर या ग्राम स्तर पर ग्राम का मुख्य जो ग्रामीण